हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी दोस्तों को। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। लास्ट क्लास में हमने इंडियन हिस्ट्री के एक पार्ट को कवर किया था और आज हम इसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझ रहे थे। हम बात कर रहे हैं दोस्तों स्पेशली एओसी या फिर किसी भी डिफेंस के एग्जाम की, जहां से इतिहास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 2 दोस्तों कवर करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं हिस्ट्री की, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सर मध्यकालीन भारत का इतिहास। और अगर मैं बात करता हूं इस मध्यकालीन भारत के इतिहास की दोस्तों, चलिए, अगर मैं बात करता हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास की, तो इसमें मैंने बताया था हम दो फेज पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे मुस्लिम साम्राज्य की, और मुस्लिम साम्राज्य में हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा दोस्तों? तो मुस्लिम साम्राज्य में हमने दिल्ली सल्तनत लास्ट क्लास में कवर किया था, और आपको बताया था मैंने दिल्ली सल्तनत की। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड रहा वो कब से लेकर कब तक था बताओ? 1206 से लेकर 1526 तक। आज हम इसी के अंदर मुस्लिम साम्राज्य में अब दूसरा फेज पढ़ने जा रहे हैं, और अब हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। किसकी बात करेंगे आज हम? और दोस्तों आज जिस मुगल साम्राज्य की हम बात करेंगे, इस मुगल साम्राज्य का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1526 से लेकर दोस्तों 1707 तक रहेगा। कब से कब तक रहेगा? 1526 से लेकर 1707 तक का जो टाइम पीरियड है वो मुस्लिम साम्राज्य का रहेगा। इस मुगल साम्राज्य की दोस्तों मैं बात करता हूं तो कुछ चीजें समझिएगा। इसके अंदर हम जिस शासक की सबसे पहले बात करेंगे, उस शासक का नाम होगा बाबर। क्या नाम होगा दोस्तों? तो सबसे पहले हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की बात करेंगे, जिसके द्वारा भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। उस बाबर की दोस्तों बात करने वाले हैं। दूसरा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं तो बाबर के बाद हम जिस शासक को पढ़ेंगे वो बाबर का बेटा होगा। बाबर के चार बेटे हुए, जिसमें एक बेटा हुआ करता था हुमायूं, अस्कान, हिंदाल और तस्कनी। ये चार बेटे थे, तो दूसरा बेटा हुमायूं होगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज और समझिएगा कि सर जब हुमायूं राज कर रहा था, अब यहाँ पे मैंने जो एरो लगाया इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सर हुमायूं जब राज कर रहा था तो उसी समय आक्रमण होता है सूरी का। किसका आक्रमण होता है? सूरी का। तो यहाँ पर जब सूरी का आक्रमण हुआ तो सूरी ने सर भारत देश के अंदर भी राज किया, और सूरी का आक्रमण हुआ तो यहाँ पर हम एक और बीच में एक वंश पढ़ेंगे अलग से, और इस वंश का नाम होगा दोस्तों सूरी वंश। कौन सा पढ़ेंगे? तो यहाँ पर सूरी वंश की बात करने वाले हैं। अब फिर से आगे हुमायूं शासक बनेगा, और आगे चलकर हुमायूं का ही बेटा बनेगा गद्दी पर, जिसका नाम होगा अकबर। हुमायूं का बेटा कौन होगा? अकबर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर के बारे में, फिर बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में, फिर हुमायूं का बेटा आगे चलकर कौन बैठा? अकबर। और आगे चलकर अकबर का जो बेटा हुआ इसका नाम था जहांगीर। अकबर के बेटे का नाम क्या था? तो अगली बात हम किसके बारे में बात करेंगे? जहांगीर के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। फिर उसके बाद जहांगीर का भी एक बेटा होगा, और जहांगीर के जो बेटे का नाम होगा शाहजहां। किसकी बात करेंगे हम? शाहजहां की बात करेंगे। और लास्ट में हम छठा जो शासक पढ़ेंगे, इस शासक का नाम होगा औरंगजेब। क्या नाम होगा? तो हम अंतिम प्रभावी शासक जो होगा वो औरंगजेब होगा, जिसे जिंदा पीर कहा जाता है, जिसकी पत्नी बीबी थी, और बीबी का मकबरा जो कि कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जो ताजमहल की फुअर नकल कहलाता है दोस्तों। इस पर हम बात करेंगे। अब कुछ और पॉइंट समझिएगा आप लोग। एक अगर मैं बात करूं तो यहां से याद रखिए, अब बाबर जो है सर ये 1526 से लेकर 1530 तक मात्र 4 साल गद्दी पर बैठा। हुमायूं की बात करूं दोस्तों तो याद रखिए ये 1530 से लेकर 1540 तक गद्दी पर बैठा। कब से लेकर कब तक? सर ये 30 से लेकर 1540 तक। और दूसरा दोस्तों याद रखिएगा ये 1555 से लेकर 1556 तक गद्दी पर बैठा, यानी ये 2 बार गद्दी पर बैठा था। कितनी बार बैठा था? 2 बार। तो सर ये बीच वाला टाइम कहां गया? तो मेरे भाइयों यहाँ पर सूर्यवंश की हम बात करेंगे, और सूर्यवंश 1540 से लेकर 1555 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1555, क्योंकि 15 साल ये सूर्यवंश आक्रमण राज करेगा। उसके बाद आगे फिर हुमायूं क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा दिल्ली सल्तनत पर। फिर हम अकबर की बात करेंगे, और अकबर की जब मैं बात करूंगा दोस्तों तो 1556 से हम पढ़ना शुरू करेंगे, और लगभग 1605 तक पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे? 1605। 1605 से आगे की जो कहानी कवर होगी
वो जहांगीर कवर करेगा और इसका टाइम पीरियड 1627 तक रहेगा। शाहजहां दोस्तों 1628 में गद्दी पर बैठा और 1628 से लेकर 1658 तक गद्दी पर बैठा। और औरंगजेब की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये 1658 से लेकर 1707 तक गद्दी पर बैठने का काम करता है। इतनी बात समझ में आई सबको? हमने लास्ट क्लास में मुस्लिम साम्राज्य में दिल्ली सल्तनत का पहला पार्ट कवर किया। दिल्ली सल्तनत दोस्तों जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1526 तक रहा। और दूसरा आज हम मुगल साम्राज्य की बात करेंगे जो 1526 से लेकर 1707 तक रहेगा। इसके अंदर हम 6 महान शासकों की बात करेंगे। पहला कौन सा? बाबर। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक पूछे तो भी बाबर। दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, शाहजहां और लास्ट में औरंगजेब। औरंगजेब के बाद में भी दोस्तों शासक तो आए लेकिन 1707 तक हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास जो है वो पूरा होता है। क्यों पूरा होता है? क्योंकि ये अंतिम प्रभावी शासक था। इसके बाद में अगला शासक बनेगा फ्रुक्सियर, लेकिन वो इतने ज्यादा जो है ताकतवर नहीं होंगे, वो कमजोर होंगे। तो यहाँ से आगे हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है, डाउनफॉल्स ऑफ मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य का पतन और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात आई है प्यारे बच्चों मुगल साम्राज्य की, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुगल साम्राज्य जो था इसका जो संस्थापक था या इसका जो फाउंडर था वो कौन था। कोई भी चीज होती है उसकी स्थापना की जाती है, उसकी नींव रखी जाती है। और दोस्तों मैं बात करता हूं मुगल साम्राज्य की, तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था इसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था दोस्तों? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की दोस्तों मैं बात करूं तो इसी के द्वारा भारत देश के अंदर कौन से साम्राज्य की नींव रखी गई? मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। और याद रखिए दोस्तों ये जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वही व्यक्ति है जिसने लड़ा था कौन सा? पानीपत का पहला युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा प्यारे बच्चों इसने? और मैंने कल भी आपको पढ़ाया था पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो हम आंसर करेंगे सर पानीपत का पहला युद्ध 21 तारीख को लड़ा गया। अप्रैल का महीना चल रहा था, 1526 का साल चल रहा था। और इसी के अंदर दो सेनाएं आपस में सामने आई दोस्तों। इन दो सेनाओं की मैं अगर बात करूं तो एक साइड लड़ रहा था बच्चा सा छोटा सा बाबर। कौन है? बाबर। और बाबर के सामने दोस्तों कौन लड़ रहा था? तो हम आंसर करेंगे सर इब्राहिम लोदी लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? इब्राहिम लोदी। तो आपको मैंने कल पढ़ाया था लोदी वंश, और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? और इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक या पहला ऐसा शासक हुआ जो कहां पर मारा गया? युद्ध स्थल में। और मैंने आपको बताया था इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पे है बताइएगा। तो इसका मकबरा सर पानीपत में ही बनाया जाएगा। अब पानीपत के पहले युद्ध में बाबर जीत गया, तो बाबर की जीत का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो तोप को जाता है। किसको जाता है? तोप को। क्योंकि बाबर ने इस युद्ध में किसका प्रयोग किया था? तोप का। और तोप चलाने के लिए दो मशहूर तोपची, आप लोग भी एओसी की तैयारी कर रहे हो तो भाई आपको मेरे थंबनेल पे एक क्या दिखाई दे रही है? आर्टिलरी दिखाई दे रही है, एक छोटी तोप दिखाई दे रही है। तो भाई निशाना पक्का होना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी लगाओ आप लोग, कहीं पे निशाना और कहीं पे निगाहें, वो बात मत करना। अब एक ही जगह निशाना होना चाहिए और एक ही जगह निगाहें होनी चाहिए, ठीक है? और वो निशाना हमारा कौन सा है सर? वो इस बार है हमारा एओसी का। मेरे भाइयों 21 तारीख को एग्जाम हो जाएगा, 22 तारीख के बाद जितना नैन मटक्का करना है उतना कर लेना। समझ गए बात को? अब ये जो 15 से 20 दिन बचे हुए हैं इसमें खुद को झोंक डालो और दिन रात एक कर डालो। जीत हो गई है, तोप का प्रयोग करेगा। और मैंने बताया था तोप चलाने वालों में एक तो मुस्तफा खान, कौन सा होगा दोस्तों? और दूसरा नाम याद रखेंगे उस्ताद अली। कौन सा याद रखेंगे? उस्ताद अली। और मैं एक बात आपको लिख कर देता हूं दोस्तों, ये जो मैं आपको यहाँ पे पानीपत का युद्ध बता रहा हूं ये आपका हाईलाइट करने वाली चीज है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है, एग्जाम में बहुत बार पानीपत का पहला युद्ध आपसे पूछा जाता है। मैंने इसको 3 स्टार दिया है और मैं भगवान से यही दुआ करूंगा एक क्वेश्चन तो ये पानीपत के युद्ध से डाल देना ताकि बच्चों का भला हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको बात समझ में आई? हमने बात कर ली इनके टाइम पीरियड की, हमने बात कर ली जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की और पानीपत के पहले युद्ध की। अब ये पानीपत के पहले युद्ध में दोस्तों जीत चुका है। पानीपत का पहला युद्ध हुआ और पहले युद्ध में इसकी क्या हो गई? जीत। और जीत हुई तो जीत में हमें खुशी होती है, आनंद होता है। और खुशी खुशी में इसने बनवा दिया काबुली बाग। क्या बनवा दिया? काबुली बाग, काबुली महल, और क्या बनवाएगा? काबुली मस्जिद। तो काबुली बाग आपसे पूछे, काबुली अगर महल आपसे पूछे, और अगर आपसे काबुली मस्जिद पूछे, तो दोस्तों ये तीनों की तीनों कहां पर हैं?
तो तीनों की तीनों सर ये पानीपत में पड़ती है। और ये किस युद्ध के बाद बनवाई गई? पानीपत के पहले युद्ध में। ये काबुली कौन थी? तो सर बाबर की पत्नी हुआ करती थी। बाबर की पहली पत्नी जो हुआ करती थी उसका नाम क्या था? तो बाबर की पत्नी का नाम था सर मुसम्मत काबुली बेगम। क्या नाम था? और इसी काबुली की याद में इसने हरियाणा में तीन चीजें बनवाई, काबुली बाग, काबुली महल और काबुली मस्जिद बनवाई। अब ये पानीपत का पहला युद्ध जीत चुका है, बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। और याद रखिए दोस्तों, इसी के द्वारा 1527 में एक और युद्ध लड़ा जाएगा। और मैंने कल भी पढ़ाया था 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? वो तो 1526 था सर। इसने लड़ा था खानवा का युद्ध। कौन सा लड़ा प्यारे बच्चों? सर इसने खानवा का युद्ध लड़ा। और अगर मैं बात कर लूं खानवा के युद्ध की, तो खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो हम आंसर करेंगे खानवा का जो युद्ध है सर, इसमें एक साइड तो जाहिर सी बात है बाबर ही लड़ेगा, लेकिन बाबर के सामने कौन लड़ रहा था? मेवाड़ का राणा सांगा। कहां का था? मेवाड़। तो मेवाड़ का राणा सांगा लड़ रहा था भाई। इसमें कौन हारेगा? राणा सांगा। और कौन जीत जाएगा? बाबर जीत। उसके बाद सर इसने 1528 में भी एक और युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा इसने? चंदेरी का युद्ध। और फटाफट बताइएगा दोस्तों, चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? बताइए, चंदेरी का जो युद्ध है वो बताइएगा किसके बीच में हुआ था? तो हम आंसर करेंगे चंदेरी का युद्ध सर एक तो बाबर लड़ेगा, और बाबर के सामने कौन लड़ रहा था? सर बाबर के सामने जो लड़ रहा था उसका नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था? मेदिनी राय। इसमें जाहिर सी बात है बाबर जीत जाएगा और कौन हार जाएगा? मेदिनी राय हार जाएगा। अगले साल सर फिर ये एक और युद्ध लड़ेगा 1529 में। और दोस्तों याद रखिएगा 1529 के अंदर इसने जो युद्ध लड़ा था इसका नाम था घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा इसने? और दोस्तों याद रखिएगा घाघरा का युद्ध जो है ये लड़ा गया था बाबर वर्सेस, और कौन था बाबर के सामने? सर बाबर के सामने जो लड़ रहा था उसका नाम था महमूद। क्या नाम था? महमूद। और याद रखिए दोस्तों इसमें महमूद की हार होगी और कौन जीत जाएगा? बाबर। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा युद्ध या एकमात्र ऐसा युद्ध जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। तो दोस्तों ये जल पर भी लड़ा गया था और किस पर लड़ा गया? थल पर। तो जल और थल दोनों पर लड़ा गया युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध था दोस्तों। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप लोग आंसर करेंगे कि सर 1530 में जब आगे बढ़ा तो 1530 जाते जाते इसकी क्या हो गई? मृत्यु होगी। क्या होगी? इसकी मृत्यु हुई। और मृत्यु हुई दोस्तों तो दो बातें आपसे पूछी जाएगी। बताइए इसे सबसे पहली बार कहां पर दफनाया गया? तो हम आंसर कर देंगे सर पहली बार इसे आगरा में दफनाया गया। कहां पर दफनाया गया? आगरा में। और दोस्तों मैंने कल आपको पढ़ाया था आगरा शहर किस शासक ने बसाया? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं फटाफट बताइएगा कि आपका जो ये शहर था ये किसने बसाया था? तो सर आगरा शहर 1504 में सिकंदर लोदी ने इसे पहली बार आगरा में दफनाया, लेकिन इसे बाद में दोबारा से दफनाया गया। तो इसे दूसरी बार कहां पर दफनाया गया? तो सर इसे अफगानिस्तान देश की राजधानी काबुल में दफनाया गया। ऐसा क्यों हुआ? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा बाबर की ही एक पत्नी हुआ करती थी। बाबर क्योंकि मुस्लिम धर्म था 5 विवाह कर सकते थे, तो बाबर की ही एक पत्नी और हुआ करती थी और इसकी पत्नी का नाम था मुबारक यूसुफ जई। क्या नाम था? और याद रखिए दोस्तों मुबारक यूसुफ जई के पास जब भी ये काबुल जाया करता तो उसे कहा करता था कि मेरी एक इच्छा है कि जब मैं मरूं तो मुझे किसके पास है? तो मुझे काबुल में दफनाया जाए। किसके पास है? मुबारक यूसुफ जई के पास। लेकिन जब वो आगरा में मरा दोस्तों तो उसे वहीं दफनाने का काम किया। लेकिन जब इसकी पत्नी मुबारक यूसुफ जई को इस बात का पता चला तो इसे कहां से? आगरा से निकाल कर कहां दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसे 2 बार दफनाया गया? तो हम कौन सा? वो था बाबर ही था। कौन था? बाबर था दोस्तों। उसके अलावा मैं बाबर की बात करता हूं तो बाबर को कई बार कलंदर भी कहा गया। तो पूछा जाएगा ऐसा कौन सा शासक था जिसे हम कलंदर के नाम से जानते हैं? तो बाबर को क्या कहा जाता है? कलंदर भी कहा जाता है। और कलंदर जो है इसकी उपाधि इसे किसने दी थी? तो जनता ने दी थी। इसे जनता के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई? कलंदर की उपाधि। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन पढ़ाया था, बताइएगा पहला ऐसा मुस्लिम जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की वो कौन था? महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी था। तो इसकी मृत्यु 1530 में हो चुकी है। बाबर पढ़ रहे हैं तो बाबर की एक आत्मकथा थी। क्या थी? एक
आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी थी और इसकी आत्मकथा का नाम था दोस्तों तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। और याद रखिएगा इसी तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाबरनामा। तो याद रखिए बाबरनामा की पुस्तक का संबंध किस शासक से रहा? हम आंसर कर देंगे सर वो पुस्तक थी बाबर की। किसकी थी? बाबर की ही वो पुस्तक हुआ करती थी दोस्तों। एग्जाम में एक क्वेश्चन और आया हुआ था, बताइएगा बाबर जो है, बाबर की आपसे दोस्तों राजधानी पूछ ली जाए तो हम आंसर कर देंगे बाबर की राजधानी कौन सी थी? क्या दिल्ली थी? नहीं सर, बाबर की जो राजधानी हुआ करती थी वो आगरा थी। कौन सी थी? आगरा। क्योंकि आगरा में इसे दफनाया गया क्योंकि उस समय उसकी राजधानी कौन सी थी? आगरा हुआ करती थी। तो क्वेश्चन ये भी आएगा, बताइए पहली बार मुगल साम्राज्य में बाबर ने अपनी राजधानी किस शहर को बनाया था? आंसर कर देना दोस्तों आगरा को। किसको बनाया था? आगरा को इसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत बताइएगा। यहां पर हमारा बाबर से बनने वाला एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन कवर होता है। अगर किसी विद्यार्थी को बाबर से बनने वाले कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताइएगा, वरना इसका स्क्रीनशॉट छापने का आप लोग काम करेंगे। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं फटाफट बताइएगा किसी भी विद्यार्थी को यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए आगे हम जिस शासक की बात करेंगे, सर आपने बताया बाबर होगा और बाबर का बेटा कौन आएगा? हुमायूं। हुमायूं से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 5 ही काम की बातें बताऊंगा, बाकी सब बकवास होगी, सिर्फ 5 ही बातें बताऊंगा। हुमायूं की दोस्तों मैं बात करूं तो एक तो आपको टाइम पीरियड मैंने बताया, ये 2 बार गद्दी पर बैठा था 1530 से लेकर 1540 तक, और दूसरा याद रखेंगे ये 1555 से लेकर 1556 तक गद्दी पर बैठा। 2 बार गद्दी पर बैठा, मैंने बताया क्यों बैठा। अब याद रखिए दोस्तों, हुमायूं गद्दी पर बैठ चुका है। हुमायूं के कितने भाई थे? 4 भाई हुआ करते थे। कितने भाई थे? 4 भाई। और हुमायूं की सबसे बड़ी गलती क्या थी? हुमायूं ने सबसे बड़ी गलती ये की, इसके 4 भाई थे, ये बड़ा होता था, इसीलिए इसने क्या किया, इसने चारों भाइयों में जितना साम्राज्य था वो सारा बराबर बराबर बांट दीजिए। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए थे, मुझे विरासत में 100 रुपए मिले, अब बड़ा मैं हूं तो मेरे पास 100 रुपए होने चाहिए, लेकिन इसने देखा मेरे भाई हैं तो इसने क्या किया, सबको 25-25 रुपए देने का काम किया। यानी इसने जितना भी एरिया इसको मिला, जितना राजपाट मिला, उसे 4 भाइयों में बराबर बांट दिया। ये सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरा, कई बार आपसे पूछा जाता है, बताइएगा अभागा शासक किसे कहा जाता है? तो अभागा शासक कौन कहलाता है? वो हुमायूं कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि सर हुमायूं जो है गद्दी पर जरूर बैठा, जब ये गद्दी पर बैठा तो इसके भाइयों ने इसे परेशान करना शुरू किया, बाद में सूरी का आक्रमण हो गया, और सूरी का आक्रमण होने के बाद जब इसने दोबारा दिल्ली पर कब्जा किया तो ये अपने ही द्वारा बनाए गए लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। उसके अलावा इसे और क्या कहा जाता है? तो मेरे भाइयों इसे अफीम का आदि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो शासक था ये अफीम का बहुत ज्यादा आदी था। जब भी ये दरबार में जाया करता भाई, ये अफीम साथ लेकर जाया करता और वहां पर जाकर भी दरबार में भी अफीम खाने का काम किया करता। उसके अलावा ये 7 दिनों में 7 तरह के वस्त्र पहनता था, कि 7 तरह के वस्त्र पहनने वाला शासक। तो 7 तरह के वस्त्र कौन पहनता था? वो भी हुमायूं। मान लीजिए आज सोमवार है तो ये भगवान शिव के जैसे या उनके रंग के कपड़े, मंगलवार है तो हनुमान जी को लाल रंग पसंद है या सिंदूरी कलर है तो ऐसे कपड़े। मतलब ये 7 दिनों में 7 अलग अलग तरह के कपड़े पहनने में विश्वास रखा करता था। ये 3 बातें तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों मैं अगर बात करूं हुमायूं की, तो आपको याद रखना है कि सर हुमायूं से संबंधित एक पुस्तक है। किससे संबंधित दोस्तों? अब ये पुस्तक लिखवाने से पहले ही मैं हाईलाइट करवा रहा हूं, पुस्तक लिखवाने से पहले ही मैं हाईलाइट करवा रहा हूं। एग्जाम में अगर हुमायूं से क्वेश्चन आया तो पक्का ये पुस्तक ही आएगी, बाकी सब बकवास है। अगर क्वेश्चन हुमायूं से आया तो ये किताब आएगी मेरे भाइयों, लिख लेना, 100% श्योर हूं मैं। ठीक है, पुस्तक क्या पूछेगा आपसे? पूछा जाएगा, बताइएगा हुमायूं नामा किताब किसने लिखी थी? क्या पूछेगा आपसे? और हुमायूं नामा किताब जो है दोस्तों, इसको ध्यान से आप लोग हाईलाइट करिएगा। हुमायूं नामा किताब जो है ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी। किसने लिखी प्यारे बच्चों? गुलबदन बेगम ने। बस ये यहां पर एक ही पॉइंट था जो आपको समझाने वाला था। इसके अलावा दोस्तों आपका और कोई भी पॉइंट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये लीजिए, मैंने इसको स्पेशली जो है हाईलाइट भी कर दिया है। ये क्वेश्चन आपका हाईलाइट करा हुआ है, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? हुमायूं मत कर देना। मैंने बताया बाबरनामा बाबर ने लिखी थी, लेकिन हुमायूंनामा पूछे तो हुमायूं मत कर देना। कौन करके आओगे? गुलबदन बेगम। दोस्तों आप लोग जो है इसका आंसर करके आओगे। 2 बातें और समझ लो फिर। अब क्या होगा दोस्तों कि सर अब 1539 का टाइम आएगा। कौन सा टाइम आएगा?
1539। और 1539 में दोस्तों लड़ा जाएगा चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ागा? चौसा का युद्ध। और याद रखिए दोस्तों, ये चौसा नामक स्थान कहां पे पड़ता है? कौन सा बच्चा बताएगा? जो ये बताएगा चौसा कहां पे पड़ता है, वो भाई एओसी में सिलेक्शन लीजिए। कहां पे पड़ता है चौसा? चौसा बिहार में। बिहार में एक नदी पड़ती है, बिहार वासियों बताइएगा। बिहार में कर्मनासा नदी बहती है, इसी कर्मनासा नदी के किनारे पड़ता है आपका चौसा। तो चौसा का युद्ध लड़ेगा ये। और चौसा का युद्ध लड़ा गया दोस्तों दो सेनाओं के बीच में, जिसमें एक साइड लड़ रही थी हुमायूं की सेना। कौन सी सेना? और हुमायूं के सामने लड़ रहा था शेरशाह सूरी। कौन लड़ रहा था? शेरशाह सूरी। इसमें कौन पराजित हुआ? हुमायूं। और कौन जीत गया? शेरशाह सूरी। अब हुमायूं इस युद्ध में हार चुका है। इस युद्ध में हारने के बाद वो अपनी जान बचाएगा, और जान बचाने के लिए वो भागेगा। और भागेगा तो अपने घोड़े को साथ लेकर यमुना नदी में कूद जाएगा। कौन सी नदी में? यमुना नदी में। कहा जाता है कि वो कूद गया था, ऐसी कहानी है। अब हमें पता नहीं है कूदा या नहीं कूदा। अब जब वो नदी में कूदा तो वो घायल हो गया अपने घोड़े के साथ ही। अब उसे आगे चलकर हुमायूं को एक व्यक्ति था निजाम बिस्ती, एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजाम बिस्ती। और दोस्तों इसी निजाम बिस्ती ने क्या किया था? सर इसकी जान बचाई थी। तो हुमायूं की जान किसने बचाई? निजाम बिस्ती ने। और जब दोस्तों निजाम बिस्ती ने इसकी जान बचाई, तो इसीलिए इसने क्या किया? उस निजाम बिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया। एक बात बताओ भाई, आज अगर मैं राजा हूं और कोई मेरी जान बचा देगा, तो मैं जिसने जान बचाई उसको या तो पैसों से उसका घर भर दूंगा, या मैंने क्या किया? उसे एक दिन का बादशाह बनाया। तो पूछा जाएगा बताइए, एक दिन का बादशाह किसे बनाया गया और किस शासक ने बनाया था? हुमायूं ने बनाया था। और याद रखिएगा, इसी निजाम बिस्ती के नाम पर इसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। कौन से सिक्के चलवाए? तो चमड़े के सिक्के चलवाने वाला शासक भी कौन था दोस्तों? हुमायूं था। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? अब एक युद्ध और समझ लीजिए 1540 का। और दोस्तों 1540 का जो युद्ध हुआ, मैं शेरशाह सूरी पढ़ाऊंगा, वहां पे दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने पहले भी ये टॉपिक पढ़ा रखा है आपको। चौसा का युद्ध पढ़ा दिया। अब हम पढ़ेंगे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कौन सा पढ़ेंगे? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और दोस्तों बिलग्राम का जो युद्ध हुआ, ये सर 1540 में हुआ। और ये भी उन्हीं दो शासकों के बीच में हुआ, जिसमें ऊपर तो हमारा हुमायूं और दूसरा कौन सा हो जाएगा? शेरशाह सूरी। इसमें भी शेरशाह सूरी जीत जाएगा और कौन हार जाएगा? हुमायूं। और अब वो यहां से अपनी जान बचाने के लिए भागेगा। और वो भागेगा तो अपने ही एक दोस्त जिसका नाम था राणा वीरसाल, और इसी राणा वीरसाल के यहां जाके अब क्या करेगा? अपनी शरण लेने का काम करेगा। और अब यहां पर अगला जो शासक बैठेगा वो कौन हो जाएगा? सूरी हो जाए। इतनी बात सबको समझ में आई? अब यहां पर एक बात और समझिएगा। अब यहां पर सूरी साम्राज्य पढ़ेंगे, पहले उससे पहले हुमायूं को मरवा देते हैं। भाई हुमायूं आगे दोबारा दिल्ली पर कब्जा करेगा। अब ये दोबारा वाला टाइम पीरियड समझिएगा 1555 से 1556। याद रखिए दोस्तों, इसी हुमायूं के द्वारा एक शहर बसाया गया। और इसके द्वारा जो शहर बसाया गया, हाईलाइट करना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हुमायूं ने कौन सा शहर बसाया? दीनपना नगर। कौन सा था? दीनपना। और ये दीनपना नगर इसने बसाया, जो कि कहां पे है? दिल्ली में। कहां पे है? दिल्ली में है प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं इस दीपना नगर की, जो दिल्ली में पड़ता है, इसके अंदर इसने एक लाइब्रेरी बनवाई। क्या बनवाई? लाइब्रेरी। और इसकी लाइब्रेरी का नाम था शेर मंडल। क्या नाम था? शेर मंडल। और इसी शेर मंडल की लाइब्रेरी से ये रात को निकलकर जब आया, तो उसकी सीढ़ियां इतनी ज्यादा थी कि उसी की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई? हुमायूं की। तो आपसे एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा सीढ़ियों से गिरकर मरने वाला शासक कौन था? तो सीढ़ियों से गिरकर मरने वाला शासक पूछे प्यारे बच्चों, तो मरने वाला शासक जो था दोस्तों, वो हुमायूं ही था। और दोस्तों अब ये मर चुका है, तो मर चुका है तो एक क्वेश्चन आएगा, बताइएगा हुमायूं का मकबरा कहां पे है? आंसर कर देना, सर इसका मकबरा तो दिल्ली में है। कहां पे है प्यारे बच्चों? सर इसका मकबरा दिल्ली में है। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अगर यहाँ इस टॉपिक में किसी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप लोग जो है बताइएगा। सर पिछले 2 दिनों से टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है। प्यारे बच्चों, आपको आज शाम को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। मैंने
एक ध्यान देना, मैंने दो बातों की अनाउंसमेंट की थी। एक तो आप लोगों की समस्या बड़ी होती है भाई, एक तो मैंने ये अनाउंसमेंट की थी मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। पहले चीजों को समझा करो, फिर आप लोग आगे बढ़ा करो। मैंने कहा था एक तो आप लोगों को मैं जो पढ़ा रहा हूं उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। और मैंने प्यारे बच्चों एक आपको ये बताया था कि एक हमारा पैड बैच चल रहा है, मेरा व्हाट्सएप पर एक पैड बैच चल रहा है, मैंने उसकी अनाउंसमेंट की थी। अगर कुछ बच्चे जो हैं जो चाहते हैं कि सर हम आपके द्वारा जो जीके पढ़ाई गई इस जीके के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, प्लस हम आपका एओसी का टारगेट बैच, मेरा एक एओसी का टारगेट बैच चल रहा है जिसके अंदर मैं आपको हर रोज प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन डालता हूं, हर रोज जीके के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन वहां पे सीट प्रोवाइड करवाता हूं। तो दोस्तों ये व्हाट्सएप पे है टारगेट बैच, और इस टारगेट बैच की जो मैंने कल फीस बताई थी वो मेरे बर्थडे स्पेशल पे कौन सी थी, आपकी 99 रुपए, और अब ये 199 रुपए में है। इसके अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलता है, ये मैंने अनाउंसमेंट की थी। अगर आप लोग ये जो बैच चल रहा है मेरा इसको लेना चाहते हो, इसमें मेरे सारे नोट्स हैं, मैं आपको सैंपल दिखाता हूं किस तरह के नोट्स हैं। पहले आप लोगों को नंबर बता देता हूं, अगर आप लोग ये चाहते हो तो भाई गूगल पे से जुड़ जाना, और गूगल पे 199 रुपए आप लोग भेज दीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे, जो नंबर लिख रहा हूं इसी पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, 9350 93 500 98 335 98 335। तो ये नंबर है, ये नंबर जब आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पे नाम आएगा विकास सर का। तो भाई विकास सर को आप लोग जो है इसी चीज का स्क्रीनशॉट लेकर, जो आपने पेमेंट की है 199, इसका स्क्रीनशॉट भेज देना प्यारे बच्चों। ये अलग मैटर था, ये फ्री में प्रोवाइड होती है पीडीएफ मेरे भाइयों। और ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है इसमें आपको सारा कंटेंट मिलता है, ठीक है। इसमें आपको इंग्लिश के मॉक भी मिलेंगे, आपको सारा कुछ मिलेगा, वो कैप भी मिलती है। तो भाइयों इसका स्क्रीनशॉट 199 में रख लेना। ये ऑफर सिर्फ आप लोगों के लिए जो विद्यार्थी मेरे से यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ठीक है भाइयों, वरना यही आपका 299 भी आपको देखने मिले। मात्र 199 रुपए में कुछ नहीं जाता, जहां पर आप लोगों ने इतना पैसा वेस्ट किया वहां पे 199 रुपए को काम मिलो। अगर एक पिज्जा खाने जाओगा वो भी 250 का आता है, तो इतना काम कर सकते हो, पूरे चारों सब्जेक्ट आपको एक ही जगह पे मिल रहे हैं। ये बात थी, पहले चीजों को समझा करो, सुना करो। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे ये टेलीग्राम पे मिलती है, आपको फ्री में मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है। मैंने कहा था जो मैं लिख रहा हूं, अब ये चीजें लिख रहा हूं मैं, ये सारी आपको फ्री में देता हूं, मैंने ये कहा था आपको, ठीक है। इस पे मेरे एक रिटन नोट्स है, मैं आपको बताता हूं किस तरह का मेरा पेड बैच है और किस तरह का कंटेंट वहां पे जाता है, देख लीजिए। देखिए ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है एओसी टारगेट बैच। एओसी टारगेट बैच में देखिए ये पूरी पीडीएफ, ये क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन जाते हैं, मैंने कहा क्वेश्चन जाते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन जाते हैं इस ग्रुप में। ये देखिए यहाँ पे क्लासों के लिख, ये देखिए इंपॉर्टेंट बातें जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सारी की सारी चीजें वहां पे अपलोड है, ये देख लीजिए दिखाई दे रहा है। इस तरह के क्वेश्चन जाते हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जाते हैं। ये जो है ये आपका ग्रुप है, ये देखिए ये पीडीएफ पड़ी हुई है इस ग्रुप के अंदर। तो ये आपका एक ग्रुप है, जो आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। अगर किसी की इच्छा है तो भाई वो ज्वाइन कर लेना, गूगल पे कर देना स्क्रीनशॉट इस नंबर पे, मैं पहले बता रहा हूं इस नंबर पे ही कॉल करोगे, इस नंबर पे ही स्क्रीनशॉट भेजोगे, इसी पे ही गूगल पे करोगे, ठीक है। चलिए ये थी आपके काम की बात। तो आप अगर आपको हुमायूं से कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं दोस्तों हुमायूं के बाद अगला जो हमारा शासक आया, सर इससे पहले हमें सूर्यवंश पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? सूर्यवंश। सूर्यवंश की प्यारे बच्चों मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा, सूर्यवंश को हम 1540 से लेकर 1555 तक पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे? 1555 तक हम पढ़ेंगे। और याद रखिए दोस्तों, सूर्य की अगर मैं बात करता हूं तो हम बात करेंगे इसके संस्थापक की, इसका जो संस्थापक हुआ उसकी। और इसका जो संस्थापक था वो शेरशाह सूरी था। कौन था? इसका संस्थापक जो था दोस्तों वो शेरशाह सूरी ही था। और मैंने आपको बताया शेरशाह सूरी जो है इसी को ही हम याद रखिए, एक बार क्वेश्चन आया था शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था, तो हम आंसर करेंगे इसके बचपन का नाम फरीद था। क्या नाम था? फरीद था। एक बार क्वेश्चन आया बताइए इसका जन्म कहां पर हुआ, हम आंसर करेंगे सर इसका जन्म जौनपुर में हुआ। कब? 1498 में। और यार आ रहा है कि मैंने कल पढ़ाया था जौनपुर शहर किसने बसाया था, फटाफट कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों, जौनपुर शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अब सूरी के बारे में मैंने आपको दो तो युद्ध पढ़ा दिए पहले ही, पिछले पेज पे मैंने एक तो युद्ध पढ़ा दिया आपको चौसा का, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, पिछला वाला याद होगा। एक तो मैंने पढ़ाया चौसा का युद्ध सूरी ने ही लड़ा था, और दूसरा मैंने आपको पढ़ा दिया कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कौन सा पढ़ा दिया?
तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये दोनों के दोनों युद्ध प्यारे बच्चों आपको पढ़ा दिए मैंने। युद्ध पे एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वो देख लेना, क्वेश्चन आएगा वहां से। अब सूरी की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये फेमस किस चीज के लिए है सर? इसने बनवाया था जीटी रोड। क्या बनवाया था? लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसने जीटी रोड नहीं बनवाया था। इसने जो सड़क बनवाया था, इसके द्वारा जो सड़क बनवाया गया, उसके सड़क का नाम था सड़क ए आजम। क्या नाम था? और इसने तो सड़क ए आजम बनाई जो कहां से कहां तक सर? ये तो पेशावर से, पेशावर कहां पे आपका बताओ, कहां पे? अफगानिस्तान। पेशावर से चटगांव तक जाया करता था। चटगांव कहां पे? बांग्लादेश। तो पेशावर से चटगांव तक का इसने एक सड़क बनवाया जिसका नाम सड़क ए आजम था। लेकिन इसी सड़क ए आजम का नाम जीटी रोड किया, और ये नाम जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। क्या नाम था? तो एक अंग्रेज था, उसने इसको जीटी रोड बोला। कई बार पूछ लेता है जीटी रोड, जीटी रोड का मतलब क्या होता है? ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या नाम होता है दोस्तों? ग्रैंड ट्रंक रोड। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाने वाला व्यक्ति भी हमारा कौन था? शेरशाह सूरी था। तो सड़क के आजम का निर्माण इसने करवाया। और याद रखिए दोस्तों, इसी सड़क के आजम के किनारे इसने मीनारें बनवाई थी। क्या बनवाई थी? मीनारें। और इसी मीनारों को क्या बोला जाता है? कोस मीनार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोस मीनार बोला जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कोस मीनारों का निर्माण किस शासक ने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा ही दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं, दो बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक तो आपसे पूछेगा भारत में डाक सेवा किसने शुरू की थी? तो डाक सेवा शुरू करने वाला जो शासक हुआ वो कौन था? तो हम आंसर कर देंगे सर वो शेरशाह सूरी था। और प्यारे बच्चों दूसरा जो क्वेश्चन आएगा डाक सेवा के अलावा, वो पूछेगा हुलिया प्रथा। क्या पूछेगा? हुलिया प्रथा। तो हुलिया प्रथा की शुरुआत भी कौन करता है? वो यही करता है। कल मैंने आपको दाग प्रथा अलाउद्दीन खिलजी वाला पढ़ाया था। हुलिया प्रथा और डाक सेवा दोनों पूछे, सूरी कर देना दोस्तों। सूरी से अगर क्वेश्चन आया तो लास्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूं इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी थी। तो सूरी से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा शेरशाह सूरी का मकबरा। क्या पूछा जाएगा? और याद रखिए दोस्तों, इसका जो मकबरा है वो सासाराम में है। कहां पे है? सासाराम में है। और ये सासाराम कहां पे? बिहार में। कहां पे है? बिहार में है दोस्तों। और हरियाणा में एक कहावत भी है, बोला पढ़ लो लिख लो वरना सासरा कहां पर बनेगा? तो सासरा सासाराम। मजाक की बात है दोस्तों, कोई बिहार से अगर विद्यार्थी जुड़ा हुआ है तो भाई बिहार के लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। मेरे साथ कुछ टीचर बिहार से हैं जो पढ़ा भी रहे हैं, बिहार के दरभंगा स्टेट डिस्ट्रिक्ट से हैं। कभी हम भी आएंगे आपके बिहार दोस्तों। बिहार में बहुत सारी चीजें जो है वो देखने वाली है, कभी आएंगे बिहार अगर वक्त मिला तो। चलिए, तो मकबरा पूछे तो क्या कर देंगे? सासाराम बिहार में। अब इसका मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में कैसे बना? तो याद रखिएगा सर शेरशाह सूरी के द्वारा एक यंत्र चलाया गया और इसका नाम था युक्का। क्या नाम था? उक्का। और याद रखिए दोस्तों, इसने उक्का नाम का एक यंत्र चलाया था, और जब इससे फायर किया तो उससे जो गोला निकला वो इस किले के ऊपर टकराया, और किले से टकराकर वापस इसी के ऊपर आकर गिरा। और जब वो वहां पर फटा तो फटते ही क्या हो गया? इसकी मृत्यु होगी। और वहां पे इतना बड़ा गड्ढा हुआ कि इस गड्ढे के नीचे दबकर मर गया था कौन? शेरशाह सूरी। तो कई बार क्वेश्चन आता है किस यंत्र के फटने से इसकी मृत्यु हुई? उक्का नामक यंत्र। और इसका अगर पूछ ले मकबरा कहां पे है? सासाराम बिहार में। तो दोस्तों शेरशाह सूरी से ही क्वेश्चन आएगा। अगर सूरी वंश से क्वेश्चन आया, मेरे किसी भी भाई को, किसी भी विद्यार्थी को यहां से कोई दिक्कत है क्या बताइएगा। अगर यहां से क्वेश्चन आया तो मैं हाईलाइट करवा रहा हूं दोस्तों। एक तो क्वेश्चन आता है जीटी रोड से। किससे क्वेश्चन आता है? जीटी रोड से क्वेश्चन आता है। और दूसरा दोस्तों हाईलाइट करवा रहा हूं आपको, इसके मकबरे से क्वेश्चन आएगा। और इसका मकबरा कहां पे? सासाराम बिहार में। तो दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन आपका अभी तक नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो मेरे भाइयों एक बार सारे के सारे विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में स्माइल भेज दो भाई। अगर सारी बातें समझ में आ गई यहां तक तो एक बार जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं वो कमेंट सेक्शन में स्माइल भेज दो। स्माइल भेजनी है, थम्स अप नहीं भेजना है। पहले बताऊं, देखो कितनी सारी स्माइल कर दी। ये देखिए हमारे ऑफलाइन विद्यार्थी बैठे हैं, ये भी बहुत स्माइल करते हैं। एक से एक गजब गजब के विद्यार्थी है, मजाक थोड़ी कर रहा हूं। मिलना चाहोगे? रात के समय है, क्लास भी लाइव चल रही है, आपके सामने क्लास है। ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों से मिलवा देता हूँ। आ जाओ भाई, आज जो बच्चे रहते हैं दिखाओ शकल अपनी अपनी। आ जाओ, नाम भी बताइएगा इनको, अपना नाम बताइए। विक्रम सिंह। दूसरे भी आ जाओ। विक्रम, दूसरा भी विक्रम। अजय सिंह आ जाओ भाई। अमित, बस बस बस, आज चार ही, आज चार ही। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ।
लेक्चर का टाइम टेबल क्या है सर? अरे क्या बात है रामानुज, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, स्माइल कर दी तूने, तूने तो भाई बहुत ज्यादा स्माइल कर दी। चलो भाई अब एक बात और समझ लो दोस्तों। एक तो आपको सबसे बड़ी समस्या आती है गुरुजी आपका टाइम टेबल नहीं समझ आता। भाई मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, क्लासों का टाइम टेबल है। एक तो मूड होना चाहिए पढ़ाने का, और मूड कब होता है? जब आप लोग लाइव जुड़ते हो, तब मजा आता है पढ़ाने में। दोस्तों टाइम टेबल देखिए, मेरा एक, मैंने आपको क्या बताया, इंस्पायर एजुकेशन, हमारा चैनल है इंस्पायर एजुकेशन। अगर मैं बात करता हूं इस इंस्पायर एजुकेशन की प्यारे बच्चे, तो इसी नाम से आपका एक टेलीग्राम है। पहले तो उस टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहां पर जो भी क्लास होती है उस क्लास का लिंक प्रोवाइड करवाया जाता है आपको। और दूसरा, मैं बात करूं प्यारे बच्चे जीके की, जीके की एक क्लास तो आपकी फिक्स है शाम को 8 बजे। अब ध्यान देना, एक तो जीके की फिक्स है शाम को कितने बजे होगी? 8 बजे होती है। दूसरा, आपकी रीजनिंग की क्लास होती है प्यारे बच्चों, आज वो रीजनिंग की क्लास मैंने नहीं ली है, आज आपकी क्लास जो है वो नहीं ले पा रहा हूं मैं। तो रीजनिंग की जो क्लास होती है वो होती है रात को 9 बजे। कितने बजे होती है? 9। वो कई बार 9 बजे होती है, या 9 से लेकर 9:30 हो सकती है दोस्तों, कभी 9:30 शुरू होती है, कभी 9, ये टाइमिंग आपकी। उसके अलावा आपको मैं अगर बताऊं, अब आपकी सबसे बड़ी डिमांड है करंट अफेयर की। किसकी डिमांड है? करंट अफेयर की। एक जीके की क्लास सुबह 6:15 भी होती है, जीके की एक क्लास सुबह 6:15 बजे होती है, जिस समय आप लोग जो है बेड के ऊपर उल्टे पड़े होते हैं, उस समय 6:15 बजे क्लास शुरू हो जाती है। आज भी आपकी 2 घंटे की। और एक इंफॉर्मेशन और है प्यारे बच्चों, कल शाम को एक मैराथन क्लास अपलोड करूंगा मैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने जो अभी 2023 के अंदर आर्मी जीडी का एग्जाम हुआ था, मैंने उसके लिए एक क्लास पढ़ाई थी दोस्तों, आर्मी जीडी के लिए। और आर्मी जीडी के अंदर मैंने उसके अंदर टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए थे, टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए प्यारे बच्चों। लगभग 4 घंटे की वो क्लास है, लगभग वो 4 घंटे की क्लास है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ये बता देना, ये 4 घंटे वाली जो क्लास है ये कब आप लोग देखना चाहोगे। मैं कोशिश करूंगा कल शाम को दोस्तों ये आपको क्लास जो है वो देखने को मिल जाएगी, वरना आज ही आपकी क्लास अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों एक तो ये 4 घंटे वाली ये क्लास है, और एक मैंने अपलोड कर दी है 2 घंटे वाली क्लास। ये अगर आपने कर ली, इसमें से जीके के 30 क्वेश्चन तो सीधे के सीधे एग्जाम में मिलेंगे। जीके के 50 में से 30 क्वेश्चन दोस्तों टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मेरे द्वारा और एक सर और है, दोनों ने मिलकर पढ़ाई है। 4 घंटे की मैराथन है ये क्लास दोस्तों, आपकी कल मिल जाएगी आपको, ठीक है? तो ये भी आप लोग देख लीजिए। 6:15 बजे जो है आपकी जीके की क्लास होती है, शाम को 8 बजे भी होती है, रात को 9 बजे भी आपकी क्या होती है? रीजनिंग की क्लास। अब बचा करंट अफेयर, सबसे बड़ी समस्या करंट अफेयर की है। तो इस संडे को मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए करंट अफेयर की एक महा मैराथन क्लास लेके आऊं प्यारे बच्चों। इस संडे को करंट अफेयर की एक महा मैराथन क्लास लेने का मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, तो आप लोग तैयार रहिएगा, महा मैराथन क्लास मेरे द्वारा ली जाएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को? तो ये आपका शेड्यूल है बेटा। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलती है, लेकिन अगर आप पेड पीडीएफ चाहते हो, या मेरा जो व्हाट्सएप पे पेड बैच चल रहा है वो चाहते हो दोस्तों, तो उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। बाकी यहाँ से अगर आप जो पढ़ रहे हो वो कर रहे हो साथ के साथ, तो वो भी मोर देन सफिशियंट आपके लिए रहने वाला है। चलिए आगे बात करेंगे और अगले शासक की बात करेंगे, और अगला शासक कौन होगा प्यारे बच्चों? अकबर। अकबर की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अकबर से बन जाते हैं, क्योंकि अकबर से पहला क्वेश्चन ही बनता है जन्म से। क्या बनता है? जन्म से। हम आंसर करेंगे सर इसका जन्म 1542 में हुआ था, और 1542 में इसका जन्म कहां पे? राणा वीरसाल के यहाँ पे। कहां पे? राणा वीरसाल। और राणा वीरसाल का कौन सा दुर्ग? अमरकोट का दुर्ग। कौन सा प्यारे बच्चों? अमरकोट के दुर्ग में जो है किसका जन्म हुआ था? वो अकबर का। कई बार ये आता है किस दुर्ग में, दुर्ग होता है किला, तो किस किले में जन्म हुआ? अमरकोट के दुर्ग में, जो कि कहां पे है? पंजाब में, पाकिस्तान में। चलिए अब हम बात करते हैं अकबर से। कई बार क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों, अकबर के बचपन का नाम। तो इसके बचपन का नाम था बदरुद्दीन। क्या नाम था? बदरुद्दीन था। उसके बाद में अगर अकबर की बात करता हूं दोस्तों, तो याद रखिएगा अकबर के द्वारा ही लड़ा गया पानीपत का दूसरा युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई या पानीपत का दूसरा युद्ध। प्रॉपर डेट, अब प्रॉपर डेट आती है एग्जाम में, पहले की तरह नहीं है सिर्फ सन पूछे। आंसर करेंगे 5 नवंबर को, और 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई पानीपत की दूसरी लड़ाई। किस किस के बीच में ये लड़ी गई सर? अकबर के बीच में। किसके बीच में? अकबर के बीच में और हेमू के बीच में। किसके बीच में?
हेमू के बीच में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति था सर बैरम खान। कौन था? बैरम खान। और इसी बैरम खान को वो खान बाबा कहा करता था। और इसमें कौन जीतेगा? अकबर। और कौन हारेगा? हेमू। अब हेमू से बनने वाली 4 बातें देखिए दोस्तों, एग्जाम में आई हुई है, आपसे पूछा जाएगा। बताइए इसका पूरा नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। दूसरा क्वेश्चन आएगा, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक कौन था? तो वो भी आपका हेमू था दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आएगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम है। तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो अंतिम हिंदू पूछे दोस्तों तो वो भी कौन हो जाएगा? हेमू हो जाएगा। हेमू से अगर क्वेश्चन आया तो पूछेगा इसका संबंध कहां से था? प्यारे बच्चे रेवाड़ी हरियाणा से कर देना। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, बताइएगा हेमू का मकबरा। अब आप कहोगे सर ये तो हिंदू था, तो ये एकमात्र ऐसा हिंदू था जिसका क्या बनवाया गया? मकबरा। और याद रखिए मकबरा कहां पे बनवाया गया इसका? तो हम आंसर करेंगे सर इसका मकबरा भी पानीपत में। दोस्तों कभी हरियाणा में NH9 से गुजरे हो? गुजरे हो? और दूसरा आप लोग जब पानीपत वाला रूट हांसी से निकलते हो तो आपने देखा होगा पानीपत में एंटर होने से पहले एक गांव आता है सोदापुर गांव, सोदापुर ग्राम पंचायत। वहां पे राइट साइड में जो आपको खंडर दिखाई देता है वो मकबरा है किसका? हेमू का। अकबर की बात आई है, अकबर से क्वेश्चन आता है, अनपढ़ शासक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र अनपढ़ शासक कौन था? अकबर हुआ करता था। कौन था? अकबर। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, बताइए जजिया कर की समाप्ति किसने की? तो जजिया कर समाप्त करने वाला जो शासक था दोस्तों इसका नाम भी अकबर था। एक क्वेश्चन आता है, बताइए दास प्रथा का अंत किसने किया? तो दास प्रथा की समाप्ति भी अकबर के द्वारा की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा? अकबर। हाईलाइट करके लिखिए प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला। अरे उदास क्यों हो रहे हो? हिस्ट्री बोरिंग है क्या? नींद आ रही है? काहे? गुलियाद हैं? देखिए जजिया कर प्यारे बच्चों, एक बात समझिए, एक बच्चे का डाउट है जजिया के बारे में। अब समझिएगा जजिया कर प्यारे बच्चों, मैंने पहले दिन ही क्लास के स्टार्टिंग में बताया था जजिया कर भारत में लेकर आया था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने कहां पर लगाया था? सिंध में। मोहम्मद बिन कासिम के नाम बाद मैंने लगाया था फिरोज शाह तुगलक, बताया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था, ब्राह्मणों पर और विधवाओं पर। तो ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इस फिरोज शाह तुगलक ने लगाया तो इसका अंत किया अकबर ने। किसने किया था? तो अकबर ने इसका अंत कर दिया, लेकिन इसे फिर से चालू किया औरंगजेब ने। किसने किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इसको चालू किया, औरंगजेब ने इसे दोबारा शुरू किया। लेकिन सर आगे आगे जो करनाल का युद्ध लड़ेगा मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह के टाइम में, इसी मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा सर क्या किया गया? जजिया का भारत में पूरी तरह से अंत कर दिया गया। अब बोला जजिया नाम का कुछ नहीं होगा, तो पूरी तरह से जजिया कर पूछे तो क्या करेंगे? मोहम्मद शाह रंगीला। लेकिन पूछे अंत किसने किया था? लेकिन बाद में किसी और ने चालू कर दिया, तो इसमें हम क्या करें? समझिए बात को। तो ध्यान दीजिए, अगर वो लिखे पूरी तरह से, या लिखा हुआ मिलेगा भारत में जजिया कर का पूर्णतया अंत किस शासक ने किया? मोहम्मद शाह रंगीला ने किया। बात समझ में आई? चलिए ये 4 क्वेश्चन है, चारों ही आपके इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात कर रहे थे अकबर के बारे में। इसका मतलब है कल वाली क्लास ध्यान से नहीं देखी आपने। अकबर की बात करूं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा अकबर से जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, आपसे पूछा जाएगा अकबर ने एक धर्म शुरू किया था। बिल्कुल गुरुजी, कब? 1582 में। और इसका जो धर्म था उसका नाम क्या था? दीन ए इलाही धर्म था। कौन था? दीन ए इलाही। और दीन ए इलाही धर्म से एक क्वेश्चन आता है, एकमात्र हिंदू शासक जिसने दीन ए इलाही धर्म अपनाया? बीरबल। कौन था? बीरबल। और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, बीरबल के बचपन का नाम पूछ लिया जाता है। तो बीरबल के बचपन का नाम जो बच्चा बताएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। इसके बचपन का नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। दीन इलाही धर्म में क्या था गुरुजी? भाई जब भी राजा आपके सामने आएगा आपको अपनी पगड़ी उतारकर राजा के चरणों में धरनी होगी, यही कहलाया करता था दीन इलाही धर्म। क्या कहलाता था? दीन इलाही धर्म कहलाता था। अब हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा मान सम्मान होता है पगड़ी। क्या होता है? पगड़ी। लेकिन अकबर ने यह कहा अगर आपकी मर्जी अपनाना चाहो तो, वरना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन बीरबल ने अकबर को खुश करने के लिए कौन सा धर्म अपना लिया? दीन इलाही धर्म अपना लिया। अब अकबर की बात
बात आई प्यारे बच्चों, तो गुरुजी 1576 में मैंने एक लड़ाई पढ़ी थी, बिल्कुल पीले रंग से लिख रहा हूं, तो हल्दी घाटी। कौन सा युद्ध दोस्तों? राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है हल्दी घाटी, और इसी जगह हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया दो महान शासकों के बीच में, जिसमें एक साइड थी अकबर की सेना और दूसरी साइड लड़ रहे थे सबसे महान शासक महाराणा प्रताप। याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महाराणा प्रताप की इस युद्ध में हार हुई, जिनके घोड़े का नाम चेतक था, और कौन जीत गया? अकबर। यहां तक सब बच्चों को पता होती है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? हल्दी घाटी में अकबर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। जो बच्चा ये बताएगा हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना, जैसे मैंने बताया 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, उसमें बैरम खान था, तो यहां पर जो बच्चा बताएगा वो एओसी में पक्का सिलेक्शन ले जाएगा। तो यहां पर गुरुजी जो नेतृत्व कर रहा था उस व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा सर? उस व्यक्ति का जो नाम था वो था मान सिंह। क्या नाम था? बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मान सिंह। बहुत अच्छे। उसके अलावा याद रखिएगा सर, इसी अकबर के द्वारा अपनी राजधानी की बात करूं तो दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, फतेहपुर सीकरी। सुना है? तो फतेहपुर सीकरी से संबंध रखता था कौन? सलीम आपका सॉरी अकबर। और इसी फतेहपुर सीकरी से आगे अपनी ये राजधानी स्थानांतरित कर दिया। कहां पे? आगरा। फतेहपुर सीकरी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फतेहपुर सीकरी से संबंध रखने वाला शासक कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। क्यों? क्योंकि सर अकबर जो है वो सलीम का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? सलीम का अनुयायी हुआ करता था। और ये सलीम का इतना बड़ा अनुयायी या इतना बड़ा भक्त था, इसने अपने बच्चे का नाम भी किसके नाम पर रखा? सलीम के नाम पर रखा दोस्तों। और याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइएगा इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? तो इबादत खाना पूछे दोस्तों, तो इबादत खाने का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो वो अकबर ने करवाया। किसने करवाया? अकबर के द्वारा इस इबादत खाने का जो है वो निर्माण करवाया गया था। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, कोई बात ऐसी जो समझ ना आई हो? चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट बात बताने जा रहा हूं आज की क्लास की दोस्तों। इसमें अकबर की मैं अगर बात करूं तो इस अकबर ने जो है गुरु रामदास की बेटी को, सिख धर्म के चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास। और इसी गुरु रामदास की एक बेटी हुआ करती थी और इसकी बेटी का नाम था बीबी भानी। क्या नाम था? बीबी भानी। और इसी बीबी भानी को कितने बीघा जमीन दी थी? 500 बीघा जमीन। और दोस्तों जब ये 500 बीघा जमीन दी गई तो इसी के ऊपर एक शहर बसाया गया और इस शहर का नाम था गुरु रामदास नगर। क्या नाम था? और आगे चलकर इसी गुरु रामदास नगर का नाम अमृतसर किया गया। और इसी अमृतसर के अंदर दोस्तों नींव रखी गई किस चीज की? आपके स्वर्ण मंदिर की। स्वर्ण मंदिर की बात करूं मैं, गोल्डन टेम्पल की बात करूं, स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम पूछे हरमंदर साहिब गुरुद्वारा। क्या नाम है? हरमंदर साहिब गुरुद्वारा। प्यारे बच्चों कमेंट करके मुझे बताइएगा जरा, हरमंदर साहिब गुरुद्वारा या स्वर्ण मंदिर की नींव किस शासक ने रखी? गुरु अंगद देव ने। किसने रखी थी? गुरु अर्जुन देव ने रखी थी। किसने रखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। मुझे पता था अंगद देव, अंगद देव क्यों बोल रहे हो? गुरु अर्जुन देव सीखोगे 5वें गुरु, तो याद रख लेना गुरु अर्जुन देव। मुझे पता था अंगद देव बोलते ही जयराम जी की कर दोगे आप लोग, तो कौन थे वो? गुरु अर्जुन देव। समझ रहे बात को? हाँ, ऐसे अंगद ऐसे अर्जुन देव। कमेंट करके बताइएगा अर्जुन देव ने अगर नींव रखी है तो अंगद देव ने क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, गुरु अंगद देव ने किस चीज की शुरुआत की थी? फटाफट कमेंट करिएगा। हाँ गुरुजी, गुरु अंगद देव ने तो लंगर प्रथा की शुरुआत, लंगर प्रथा की शुरुआत नहीं की थी, लंगर प्रथा को स्थायी बनाया था। क्या बनाया था? कभी भी गुरुद्वारे चले जाइएगा दोस्तों, वहां पर आपको क्या है? चाय पानी नाश्ता खाना हर वक्त वहां पे मिलता है। तो लंगर प्रथा शुरू तो गुरु नानक देव ने कर दी, लेकिन इसको परमानेंट कर दिया। भी जहां भी गुरुद्वारा चलेगा वहां पे लंगर परमानेंट चलेगा। तो स्थायी किसने बनाया था? गुरु अंगद देव। लेकिन शुरुआत गुरु नानक देव ने करी। बातें समझ में आई? क्वेश्चन मिसलेनियस बनते हैं मेरे भाइयों। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो एक बात और लिख लो भाई, यही लिखवा देता हूं। अब अकबर को मारेंगे, अकबर की मृत्यु करवाएंगे। अकबर को मार दिया 1605 में, 1605 में मर गया, सत्यानाश हुआ। और क्या हो गया सर? अकबर की मृत्यु के बाद इसका मकबरा बनवा दो। बहुत पढ़ लिया। तो इसका मकबरा कहां पे सर? इसका उत्तर प्रदेश में मकबरा बनाया, सिकंदरा उत्तर प्रदेश। बात समझ में आई? फटाफट से इतनी चीजें छापिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? आगरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक बात और समझते हैं, बस जहांगीर ही पढ़ेंगे, उसके बाद जहांगीर के आगे नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिर्फ एक जहांगीर पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ाऊंगा मेरे भाइयों। चलिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपका पीडीएफ। भाई पीडीएफ जो मैंने पढ़ाया है वो टेलीग्राम पे मैं आज सारी अपलोड कर दूंगा। एक तो ना बार बार गीत ना गाया करो लुगाइयों की तरह कि टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं आई, ये कमेंट भी ऐसे करते हो। ऐसा तो कमेंट नहीं करते क्लास में पढ़कर मजा आया नहीं आया, क्लास से कैसी लगी, ये कमेंट नहीं करते। पीडीएफ गुरुजी नहीं मिलती, तो क्लास के स्टार्टिंग में जो बात बताता हूं कभी इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है इंस्पायर एजुकेशन का। तो भाई टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। एक तो बार बार मैसेज ना करना कोई भी, ठीक है। अगर आप लोगों को पैड पीडीएफ चाहिए, पैड बैच चाहिए प्यारे बच्चों, तो पैड बैच भाई पिज्जा 250 का आता है, ये 199 का आता है। मैंने नंबर क्लास के बीच में लिख दिया है, वहां पर मैसेज कर देना आप लोग, पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, जो भी पढ़ा है ये देखिए, ये पीडीएफ यूं का यूं मिलेगा, यूं का यूं लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिलेगा। देखिए ये देखिए यूं का यूं हाईलाइट करवाई हुई है बातें, वो सारी की यूं आपको जो है पीडीएफ पर मिल जाएगी दोस्तों। तो आप लोगों को बता दिए कहाँ पे क्या मिलेगी। तो आज की क्लास यहीं रोकेंगे, आगे आपकी क्लास होने वाली है। और मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताई कि दोस्तों आपकी एक क्लास 4 घंटे की रिकॉर्डेड है, पहले ही पढ़ा रखी है मैंने, वही क्लास मैं अपलोड कर रहा हूं, वो क्लास जरूर देख लेना, उससे पक्का क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आज की क्लास को यही विराम देंगे, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहें। चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।